एक बार इसको इस तरह से बना लेना। कितना सेकंड लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड, बस इतना ही लगेगा ना। एक बार रोज यदि कर लोगे ना 10 दिन तक तो याद हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको बैठ के रट्टा मारने लगो, हाँ गुजरात फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे नहीं करना है। मैथ बना रहे हैं, बैठे बैठे 5 सेकंड में ऐसे लाइन खींच दी, ये भाई गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, ये कौन सा हो गया? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। हो गया, बस बात खत्म। ये 9 राज्य का 9 राज्य याद भी हो गया, राज्य भी याद हो गया कि कौन सा पूर्वी तट है, कौन सा पश्चिमी तट है। तो मैपिंग ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, याद हो जाएगा खुद से। उसी में आगे लिखिए नेक्स्ट, 2-3 लाइन और है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। भारत में सबसे छोटी तटरेखा, कल जहां लिखे थे उसी से आगे लिखो। भारत में सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है बताओ तो? किसकी है? दमन द्वीप की है। गो, गोवा राज्य में है ना। सबसे छोटी तटरेखा, भारत में सबसे छोटी तटरेखा, डैश दे के लिखो दमन द्वीप, ब्रैकेट में लिख लीजिए लगभग 10 किलोमीटर। कितना है? केवल 10 किलोमीटर। नीचे लिखिए फिर अगला पॉइंट, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य अब होगा कौन सा? गोवा। ऐसे लिखिएगा गोवा। और कौन से तट पे है ये? पश्चिमी। किस पर है? पश्चिमी तट पर। तो ये सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे या भारत के पश्चिमी तट पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो क्या बताएंगे? गोवा। ब्रैकेट में लिख लो पश्चिमी तट। दमन द्वीप भी कहाँ बनाए हैं? पश्चिमी तट पे ही है। कल वाले डायग्राम में गुजरात में नीचे बना हुआ है ना दमन द्वीप, तो ये भी किधर है? पश्चिमी तट पर। अब पूर्वी तट पर पूछेगा तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा बताओ। पश्चिम बंगाल है या पुदुचेरी? पुदुचेरी। भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा पूछेगा तो किसकी है? पुदुचेरी की। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा तब होगा कौन सा? पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पर। तो देख उसमें ध्यान से देखना कि पूछ क्या रहा है और नीचे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर नीचे जो ऑप्शन है ना, तो कोई भी क्वेश्चन है उसका चारों ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि उस ऑप्शन में से एक आंसर देना है। ऐसा थोड़ी है कि जो हम पढ़ के गए हैं वो आंसर देना है। आंसर क्या देना है? जो 4 क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन देना है उसमें सेलेक्ट करना होता है। तो दे दे कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा किसकी है। पहला ऑप्शन दे दे कौन सा? पश्चिम बंगाल। और चौथा ऑप्शन दे दे पुदुचेरी। अब बताओ आंसर कौन सा? मार और कोई दे दे, यहाँ पे दे दे कौन सा आपका? उड़ीसा। और यहाँ दे दे तमिलनाडु। यहाँ क्या दे दे? तमिलनाडु। और पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा किसकी है। तो अब इसमें आप किसको बताइएगा? पुदुचेरी को बताना होगा ना, सबसे छोटी पूछ रहा है। यदि पुदुचेरी ऑप्शन में नहीं है, मान लो यहाँ ऑप्शन दे दिया आंध्रा, अब आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना जो क्वेश्चन पूछता है उसके नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करना है, न कि जो हम जान रहे हैं उसको बताना है। लिखिए भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा, भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा पुदुचेरी। सबसे छोटी तटरेखा पुदुचेरी। फिर नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य,
भारत के पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। तटरेखा का नाम बना लिए थे कल डायग्राम में कि गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, तमिलनाडु के तट के क्या बोलते हैं बताओ। तमिलनाडु की तटरेखा का नाम क्या है? कौन सा? कोरोमंडल तट। और केरल की तटरेखा मालाबार तट। ठीक है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा, पश्चिम बंगाल का क्या बताए थे? वेंगी तट। पश्चिम बंगाल को बोलते हैं वेंगी तट। अरे किस भाग गया भाई? हाँ आ गया। पश्चिम बंगाल की तटरेखा का नाम वेंगी तट। ठीक है। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। देखो अभी तक क्या पढ़े थे, पहले भारत के पश्चिम में क्या है यहाँ पे बताओ। अब कल बताया था क्या है, अरब सागर। इसको पार करेंगे तो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अरब सागर दो अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है, लाल सागर और फारस की खाड़ी। दोनों कहाँ पे है? भारत के पश्चिम में। पड़ोसी देश देख लिए स्थलीय सीमा पर, बताइए तो यहाँ कौन सा है? पाकिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान ऊपर, चीन यहाँ, नेपाल ये, भूटान, म्यांमार ये, बांग्लादेश यहाँ पे, कौन सा? थाईलैंड यहाँ पे, इंडोनेशिया यहाँ, और यहाँ मालदीव। ये चारों तरफ क्या हो गया इसका? पड़ोसी देश हैं। उसके बाद राज्य बताइए, यहाँ कौन सा राज्य था? गुजरात। उसके ऊपर यहाँ कौन सा है? राजस्थान। इसके ऊपर पंजाब, यहाँ पे जम्मू ये, लद्दाख ये, हिमाचल। उसके बाद उत्तराखंड, फिर यूपी, उसके आगे बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम यहाँ, असम यहाँ, अरुणाचल, उसके नीचे नागालैंड, फिर ये मिजोरम ये, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय यहाँ, पश्चिम बंगाल ये, उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे केरल, उसके ऊपर कर्नाटक, उसके ऊपर गोवा, फिर आगे कहाँ पे? गुजरात। तो ये स्थलीय और तट रेखा पर स्थित राज्य हो गए आपको चारों तरफ से। ठीक है ना, जो हम लोग 2-3 दिनों में पीछे पढ़ रहे हैं। देखो राज्य बताते हैं, कुल कितने राज्य हो गए। एक तो आपका कौन सा हो गया? गुजरात। 16 राज्य तो यहाँ तक है, लिख देता हूँ फिर से, देखो लास्ट बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 और 23। कुल कितने राज्य हैं भारत में? 28। 28 में कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंध रख रहा है? 23, जिसमें 16 राज्य स्थलीय सीमा पर और 9 राज्य जलीय सीमा पर। तो 9 राज्य में 2 राज्य को 2 बार गिनती कर लिए हम लोग, किसको? गुजरात और पश्चिम बंगाल को। तो 16 और 9 कितना होगा? 25। उसमें 2 राज्य 2 बार गिनती किए हो तो 2 को क्या कर दोगे? कम। तो कितना बचा? 23 ही है ना। देखो गुजरात को हम इसमें भी गिनती किए हैं और ऊपर भी, पश्चिम बंगाल को स्थलीय में भी है और जलीय में भी। तो 2 कम कर दो, तो 2 कम कर दोगे तो कितना आ गया? 23 ऐसे राज्य हैं जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है, स्थलीय पर या फिर जलीय पर। तो बचा कितना? 28 में से 23 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो बीच में कितना राज्य बचा? 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटरेखा से संबंध नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्थल अवरुद्ध या फिर लैंड लॉक। लैंड लॉक राज्य का मतलब कि वह राज्य जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंध नहीं है, ना ही वो स्थलीय सीमा से टच हो रहा है और ना ही तटरेखा से, बीच में क्या है? लैंड लॉक है। तो लैंड लॉक कितना राज्य बचा? क्योंकि टोटल राज्य की संख्या कितनी है? 28। 28 में कितना आ गया? 23। तो बचा कितना? 5। कौन कौन सा 5 राज्य है? तो वो बीच वाला राज्य होगा, यही होगा ना। तो बीच में देखो पहला राज्य जो है वो हरियाणा है। हरियाणा की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से
नहीं लग रही है। दूसरा बीच में मध्य प्रदेश, दूसरा जो राज्य है जो लैंडलॉक है कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। फिर तीसरा इसी से कट के हटा है कौन सा? छत्तीसगढ़, वो भी बीच में ही है। चौथा बिहार से कट के हटा कौन सा? झारखंड, झारखंड। और पांचवा अभी नया बना है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तो है ही है, कौन सा हो गया? तेलंगाना। तो कितने राज्य? यही 5 राज्य हैं जो स्थल अवरुद्ध है, जिनका लैंड लॉक है, बिल्कुल जिसका संबंध नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा तो यहाँ पे एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, दमनदीव तटरेखा पर है, पुदुचेरी तटरेखा पर है, लक्षद्वीप तटरेखा से संबंधित है और अंडमान निकोबार तटरेखा से संबंधित है। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमनदीव, जम्मू और लद्दाख, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित। बीच में 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 2। एक कौन सा? दिल्ली है जो नहीं संबंधित रखता है, और दूसरा चंडीगढ़ नहीं रखता। आ रहा है समझ में? तो ये सब सवाल यदि पूछेगा तो खुद से, नहीं भी रटा हुआ है, नहीं भी ध्यान रख लो तो 2-3 एक आध मिनट सोचोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि 5 तो क्या है आपका? लैंडलॉक राज्य है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। पता होगा यहाँ दिल्ली है और यहाँ चंडीगढ़ है। जम्मू सीमा पर है, लद्दाख सीमा पर है, दमनदीव तटरेखा पर है, पुदुचेरी तटरेखा पर है, अंडमान निकोबार तटरेखा पर है, और लक्षद्वीप भी कहाँ है? तटरेखा पर। तो नीचे लिख लो, अगला पॉइंट लिखिएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, झारखंड, तेलंगाना। अगला पॉइंट लिख लो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। स्थल अवरुद्ध राज्य हैं, स्थल अवरुद्ध राज्य हैं, स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। ब्रैकेट में लिख लो 5 राज्य, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 5 राज्य। ठीक है, नीचे लिखो दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा चंडीगढ़, चंडीगढ़ 2 केंद्र शासित, रुको 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 रुक जाओ, दिल्ली तथा चंडीगढ़ स्थल अवरुद्ध केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्थल अवरुद्ध केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्थल अवरुद्ध केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इंडिया का मैप लाए कि नहीं तुम लोग? ले आए खरीद कर? तो बनाइए, अब उस एक मैप बना लो जो भी लाए हो तुम। आधी क्लास तो लाया नहीं होगा, पता है। सब ले आए? अच्छा, पहली क्लास है आपकी, कोई बात नहीं। एक बताया था ना वो ले आना मैप। इसमें बना लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, क्या समझे? और ऐसे लिखोगे तो लिखा हुआ तो किताब में भी भरा पड़ा है सब। किताब में लिखा हुआ है कि नहीं, बताओ सारी बातें। देखो, अब क्या देखना है हम लोग की कि भारत की पृथ्वी पर, ग्लोब पर स्थिति कैसी है। ग्लोब देखे हो ये वाला? अरे यही है ना, पृथ्वी ऐसा ही है कि ये सही बनाया है गलत बनाया है? सही नहीं है, ये बिल्कुल गोल है। पृथ्वी ऐसा गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ा क्या है, दबा हुआ है। ये पूरा गोलाकार बना दिया है। ये तो झुकाव जो है ये तो सीख है। ये भारत, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। अब इस ग्लोब पर देखिएगा तो ये बीच वाला लाइन दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींचा हुआ है, तो ये पूरा गोला भूमध्य रेखा कहलाएगा। इससे ऊपर वाला दिखता उत्तर और इससे नीचे वाला दक्षिण।
बताए थे कल कि इस बोर्ड पे ऊपर वाला हिस्सा उत्तर है और नीचे दक्षिण है, तो इस लाइन से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा, ये पूरा पृथ्वी एक गोला है, तो इसको आधा कर दिए तो ये कौन सा गोलार्ध? उत्तरी। बीचों बीच जैसे मान लो काट दो, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध गोला का आधा गोलार्ध है, और नीचे गोला का आधा, तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये देखो हम लोग का जो इंडिया है यहाँ पे है, अब ये उत्तरी में है कि दक्षिणी में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री से ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में। और इस तरह से देखोगे ये जो लाइन दिख रहा है इसके इधर पूर्वी है और इसके इधर पश्चिमी है। तो दो चीज ध्यान रखना है, एक तो ग्लोब पर भारत 0 डिग्री के ऊपर है, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर है, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो देशांतर है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन से गुजर रही है। तो इससे इधर क्या है? पूर्वी और इधर पश्चिमी, मतलब दो भागों में बांटना है। एक तो ऐसे आधा आधा करो और एक फिर कैसे? इस तरह से आधा कर दो। जैसे कि ये वाला लाइन है ना, यहाँ से पृथ्वी को बीचों बीच काट दो, तो एक गोलार्ध ये और एक गोलार्ध ये। तो इस तरह से देखोगे तो ये भारत किस में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। ये किधर आएगा? पूर्वी। और ये इधर कौन सा है? पश्चिमी। तो ये 0 लाइन से देखोगे तो भारत किधर दिखेगा आपको? यहाँ पे। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर कैसे बताओगे? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। तो जो इंडिया है ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब देखो भारत जो है किसमें है? उत्तरी में। तो यहाँ पे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु पूछेगा। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु यहाँ पे, ये भारत की उत्तरी बिंदु। यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? उत्तर, और नीचे दक्षिण। तो यहाँ पे जो होगा ये सबसे भारत के जमीन का सबसे नॉर्थ उत्तरी बिंदु हो गया, ये मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु। उसी तरह यहाँ पे भारत की पश्चिमी बिंदु और यहाँ पे भारत की पूर्वी बिंदु। उसके अलावा ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई, यहाँ भी तो है भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस द्वीप समूह में भारत की दक्षिणी बिंदु यहाँ पे है, और इसके नीचे है आपका इंडोनेशिया। बताया था पहले, यहाँ पे जो देश है ये कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। और यहाँ जो द्वीप समूह है तो ऊपर वाले का नाम क्या है? अंडमान द्वीप समूह, और नीचे वाले का नाम है निकोबार द्वीप समूह। इसको बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब इस निकोबार द्वीप समूह में भारत की दक्षिणी बिंदु है यहाँ पे, ये भारत की दक्षिणी बिंदु है। तो दक्षिण में 2 बिंदु ध्यान रखना। यदि पूछेगा भारत की मुख्य भूमि पर, ये क्या है? मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो ये है कन्याकुमारी। और यदि सीधे भारत की दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो ये है निकोबार द्वीप समूह में, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। देखिए दक्षिण से ही शुरू करते हैं। ये जो है निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया। ठीक है, उसी तरह से भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब क्या बताना है? कन्याकुमारी। यहाँ पे राज्य कौन सा था? तमिलनाडु में है ये। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत की पश्चिमी बिंदु, इसको ध्यान रखिएगा, इसका 3 नाम बताएगा, पूछेगा। एक तो नाम क्या है? सरक्रिक पॉइंट, इसी को बोलते हैं गुहार मोती, गुहार मोती, या फिर इसी को बोलते हैं गौर माता, गौर माता पॉइंट। तीन, ठीक है, कौन कौन सा? सरक्रिक पॉइंट, गुहार मोती या गौर माता, ये तीनों एक ही पॉइंट का नाम है। सरक्रिक पॉइंट बोलेगा तब भी यही, गुहार मोती बोलेगा तब भी यही, या फिर गौर माता बोले तब भी यही। राज्य कौन सा है बताओ? कौन सा है ये? गुजरात। ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसका नाम है इंदिरा कौल।
इसका नाम है इंदिरा कॉल। ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा तब इसका नाम है वालांगू पॉइंट। इसको बोलते हैं वालांगू पॉइंट या फिर किबिथु पॉइंट, किबिथु पॉइंट। ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इंडिया का मैप है, भारत के जमीन का सबसे पूर्वी बिंदु इंदिरा कॉल, मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, भारत की दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत की पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सरक्रिक, और पूर्वी बिंदु पूछेगा तो वालांगू पॉइंट। उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या पूछता है? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, और फिर दूसरा पूछेगा पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। उत्तर से दक्षिण पूछेगा, यहाँ पे है 3214 किलोमीटर। ठीक है। डिग्री फिर पूछता है कि भाई ये सब कितना डिग्री पर है, तो डिग्री ध्यान रखिए। इंदिरा पॉइंट जो है ये है 6 डिग्री और दूसरा कलर लेते हैं। इंदिरा पॉइंट कितना है? 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, पोलार नहीं, क्या लिखो? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलेंगे, अब ये भारत की किधर बिंदु है? दक्षिणी है, लेकिन किधर है ये? उत्तरी अक्षांश। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, पृथ्वी में बताया था ना भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? उत्तरी अक्षांश। तो भारत की दक्षिणी बिंदु है, लेकिन अक्षांशीय स्थिति में कैसा है ये? भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो इसको कितना बोलेंगे? 6.45 डिग्री उत्तरी। ये जो है इसको बोलते हैं 8 डिग्री और 4 मिनट। ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री और 4 मिनट। इंदिरा कॉल ये है 37 डिग्री और 6 मिनट। उत्तरी होगा दक्षिणी होगा? ये भी क्या होगा आपका? उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट को लोगे तो ये पूर्वी देशांतर में है ना, इसका है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखे? पूर्वी देशांतर। और वालांगू पॉइंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री और 25 मिनट, ये भी आपका है पूर्वी देशांतर। ठीक है। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया किसका? पृथ्वी का, ये सॉरी भारत का। अब देखो एक और चीज़ देखना, इंदिरा पॉइंट जो है ना, इस इंदिरा पॉइंट को 2-3 और नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं पिगमिलियन। इसी का नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट लिखेगा मतलब समझो किसके बारे में पूछ रहा है? इंदिरा पॉइंट। इसी को बोलते हैं पार्सन, इसी का नाम है पार्सन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट। ये भी किस पर है? इंदिरा पॉइंट पर। इसी के नीचे एक चीज़ और बताए थे पिछली क्लास में कि यहाँ पे है भारत और इंडोनेशिया के बीच जलीय सीमा। क्या नाम था इसका? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल या फिर कितना डिग्री? 10 डिग्री नहीं, 6 डिग्री चैनल बताए थे। कितना डिग्री है? 6 डिग्री चैनल। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ 6 डिग्री है तो इसके नीचे 10 डिग्री कैसे आ जाएगा? नहीं समझ में आया? अभी बताते हैं। देखो अब आज के बाद 10 डिग्री नहीं बोलोगे। ये पृथ्वी था, यही है ना, इसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। यही तो पढ़ते हैं हम लोग, 0 डिग्री। ये ऊपर की तरफ चलेंगे ना तो गिनती है 1 2 3 4 करके आएगा, 10 डिग्री 15 20 25 होते हुए जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो भारत की जो शुरुआत होती है कितना डिग्री से हो रही है? 6, मतलब 0 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा से 1 2 3 4 करके गिनती शुरू करोगे तो कितना डिग्री पर? 6 डिग्री पर। मतलब यहाँ से भारत शुरू होगा और ऊपर खत्म कितना डिग्री तक हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत की सीमा खत्म। और फिर ये 37 के बाद 45 60 70 80 होते हुए कहाँ तक जाएगा?
90। तो भारत की जो स्थिति है 6 डिग्री से लेकर कहाँ तक है? 37 डिग्री तक। 6 डिग्री से वो पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, तो 6 से लेकर कितना तक? लगभग 37 तक। तो ये बताओ कि जो 10 डिग्री चैनल होगा, इसके ऊपर होगा इसके नीचे होगा? ऊपर होगा ना। तो इस 6 डिग्री के नीचे देखो ये है 6.45, और इसके नीचे कितना डिग्री है? 6। तो नीचे है इंडोनेशिया की जो सीमा है, ये तो है 6 डिग्री, और ऊपर इसके जस्ट ऊपर भारत शुरू हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट से। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, यहाँ पे है मान लो 10 डिग्री। ये कितना डिग्री है? ये होगा आपका 10 डिग्री। किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। फिर 11, 12 करके यहाँ पे 23.5 डिग्री। ये जो रेखा है ये कितना डिग्री है? कर्क रेखा का नाम सुने हो? कितना डिग्री होता है? 23.5 डिग्री। तो यहाँ 6 से शुरू करके 8, 9, 10, 11, 12, 13 करके यहाँ 23.5, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 करके यहाँ 23.5 पर इंडिया क्या हुआ? खत्म हो गया। उसके बाद फिर दूसरा देश शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ से कहाँ तक? 6 से 37 तक। उसी तरह ये वाला ही, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। इसके इधर पूर्वी और इसके इधर पश्चिमी। तो ये 0 डिग्री है, तो फिर यहाँ से शुरू करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 50, और 50 के बाद कितना डिग्री? 68। तो 68 डिग्री पर आ गया इंडिया, शुरू हो जाएगा 68.7। 68 के बाद 69, 70 करते हुए यहाँ तक पहुँचोगे तो ये भारत की मानक समय रेखा है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। क्या है ये? पूर्वी। यही बताते हैं ना कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। फिर 80 के बाद 90 होते हुए यहाँ 97 पर आके भारत क्या हुआ? खत्म हो गया। तो ये दोनों पूर्वी देशांतर है और ये दोनों पूर्वी उत्तरी अक्षांश है। अब इसको ये करो, बनाओगे या लिखवाऊं मैं? जैसी इच्छा हो। फोटो खींच लो, बना लिखवा देता हूँ। मैं अप्लाई हो तो बना लो। मोबाइल तो होगा ना सबके पास? मोबाइल है तो फोटो ले लो, या फिर इसको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, यही वाला मैप पीडीएफ बना के मोबाइल पे। ठीक है, मोबाइल में ले लो, एक पेज छोड़ दो जिस पर तुम मैप बनाओगे, उसके आगे लिखो। हो गया? अरे क्या इच्छा है? लिखने की इच्छा है, बनाने की इच्छा है अभी? हाँ लिख लो। पेज छोड़ दो और उस पर बना लेना आराम से घर पे। नहीं दिख रहा है? नहीं तो फिर पीडीएफ भेज दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, यही इसको यही सेम मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दिया जाएगा जो यहाँ पढ़ाएंगे ना। हाँ, ग्रुप में नंबर वहाँ जुड़वा देना अपना, उसमें डाल दिया जाएगा। न्यू बैच करके तुम अपना एक बना लेना, उसमें डाल दिया जाएगा। ऐसे ही होता है, इसी में सब डालते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बनाने वाला आएगा, फिर वर्ल्ड बनाओगे, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लिखिए, हेडिंग डाल लो, भारत की स्थिति ग्लोब पर। भारत की स्थिति ग्लोब पर। भारत की स्थिति ग्लोब पर, उसमें नीचे लिखिएगा। भारत का विस्तार, नीचे पहला पॉइंट लिखो, भारत का विस्तार, विस्तार उत्तरी गोलार्ध,
उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा। नीचे लिखो पहला पॉइंट, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पर देख लो, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, इंदिरा कौल पीओके लद्दाख में है। हाँ, नीचे एक पॉइंट बना के लिखो ऐसे, क्या लिखोगे, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, क्या नाम है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल पीओके लद्दाख, पीओके लद्दाख में है। इंदिरा कौल पीओके लद्दाख में है, पीओके लद्दाख में है। पीओके का नाम सुने हो, सुने हैं लेकिन जानते नहीं है। देखो आज जान लो, हम लोग जो भारत का नक्शा ऐसे बनाते हैं ना, रियल में ऐसी स्थिति नहीं है। रियल में इतना हिस्सा 1947 से ही पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। ये वाला हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो हमारी सेना यहीं तक है, इसी को बोलते हैं पीओके। ये जब देश आज़ाद हुआ था तभी से भारत के पास नहीं है। और किसकी देन है ये, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू का देन है। और इधर से एक चीन ले लिया, ये अक्साई चीन है, इसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। अब ये अक्साई चीन भी भारत से ले लिया 1962 में चीन ने। तो हमारा जो इतना एरिया ये पाकिस्तान के पास है और इतना एरिया चीन के पास है। अब ये जो चीन लिया था ना, ये भी नेहरू जी की देन थी। इन्होंने ही जाके चीन में समझौता किए थे, बोले हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था, नेहरू ने। भाई भाई कह के इतना ले लिया है। 37,000, लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो ले लिया 62 में। और यहाँ का था शेख अब्दुल्ला। अरे जब देश आज़ाद हुआ, पता नहीं तुम लोग कहानी पता है कि नहीं हो, क्या हुआ था उस समय इतिहास में। ये जो हमारी इतिहास की किताब है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट को क्या किया था, जो उस समय का सरकार था कांग्रेसियों का, उसने लिखने ही नहीं दिया, उसको बिल्कुल लुप्त ही कर दिया। अब जो स्रोत है ना, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो तुमको नहीं पता है। जो घटना घटी, तो जो अच्छी घटना घटी उसको तो किताब में लिखवा दिया, और जो उसके विरोध वाली घटना थी ना, उसको क्या किया, वो लिखवाया ही नहीं। जो लिखने वाला था उसको मरवा दिया गया, कि जो इसको विरोध करता था उसको क्या कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। कोई भी भारत का इतिहास में जो विरोध वाला था, सबसे पहली बात ध्यान रखो कि जो अपना चीन पड़ोसी देश है ना, ये पड़ोसी देश था ही नहीं भारत का। 1947 में भारत का पड़ोसी देश चीन नहीं था। वहाँ क्या था, तिब्बत स्वतंत्र। जैसे भारत में इस तरह जम्मू था, उसी तरह एक स्वतंत्र राज्य था तिब्बत, स्वतंत्र देश। भारत की सीमा 1947 में चीन से नहीं लगती थी, समझे, किससे लगती थी, तिब्बत से लगती थी। फिर चीन क्या किया, क्योंकि इसके पास हथियार नहीं होता था, तिब्बत वाले लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म वाला क्या होता है, शांति का होता है, वो युद्ध में हथियार नहीं लेता था। तो चीन यहाँ पे घुस के, चीन की सेना लगभग 3 लाख बौद्ध को मार दिया था। 3 लाख जो बौद्ध होते हैं उनको क्या किया, मार दिया। दलाई लामा का नाम सुने हो, दलाई लामा। तो जब मार रहा था ना, तो यहाँ से भाग आ गया, दलाई लामा भाग आया कहाँ पे, सिक्किम में, भारत भाग आया। तो 3 लाख निहत्था आदमी को मार रहा था। तो पूरा विश्व उस समय विरोध कर रहा था चीन का, पूरा वर्ल्ड, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सब किसके खिलाफ था, चीन के खिलाफ। और जो भारत के नेहरू जी थे और वहाँ का चांग काई शेक था, चीन का कौन था, चांग काई शेक, वो साम्यवादी को मानने वाला था, और नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के थे। और एक अमेरिका ब्रिटेन है, वो कैसा है, पूंजीवादी विचारधारा का है। तो ये समाजवादी और साम्यवादी दोनों मतलब लगभग एक ही हैं। तो इसके लिए दोनों सपोर्ट करके, ये दोनों दोस्त था, नेहरू जी और
चांग काई शेक, और पूरी दुनिया उसका विरोध कर रहा था और नेहरू जी पहली बार उसको सपोर्ट कर दिए कि चीन तिब्बत का हिस्सा है और वो ठीक कर रहा है, कि कोई एक निहत्था देश है, इस पर चीन कब्जा कर रहा है और इसको भारत ने मान्यता दे दी। नेहरू जी ने मान्यता दे दी चीन को, चीन उस पर आक्रमण किया। यहाँ तक कि चीन की सेना को चावल की सप्लाई नेहरू जी ने करवाई थी। चीन की सेना को खाना देने के लिए सैनिक को चावल 3 लाख टन बोला गया है, 3 लाख क्विंटल चावल भेजा था कौन, यहाँ से नेहरू जी चांग काई शेक को। अब वो तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन था, भारत था, जबकि इसी का नुकसान हो रहा था। मान लो समझौता से करता तो कम से कम आधा तिब्बत भारत का होता और आधा तिब्बत किसका होता। कोई देश टूटता है ना, विशाल देश, बड़ा देश, तो उसको बीचों बीच से जो उसके पड़ोसी देश है वो चाहते हैं कि कुछ उसका क्षेत्र हम अपने में ले लें, पूरा का पूरा नहीं दे। तो नेहरू जी ने मान्यता दे दिया तिब्बत को, ये लिख के दे दिया, सिग्नेचर कर दिया कि तिब्बत चीन का भाग है, ये भारत क्या करता है, मान्यता दे दिया। अब जब तिब्बत ले लिया चीन, लिखित रूप से मिल गया, ये सब 1949 की घटना है, 49 की। तो जब तिब्बत हो गया, अब चीन बोलता है कि भाई तिब्बत का ही हिस्सा लद्दाख है, तिब्बत का हिस्सा लद्दाख है, तिब्बत का हिस्सा अरुणाचल है और तिब्बत का हिस्सा सिक्किम है। और आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन तिब्बत का भाग है, अभिन्न अंग है, इस हिसाब से लद्दाख और अरुणाचल चीन का होना चाहिए। भारत इस पर अवैध कब्जा किए हुए है। एक बार आक्रमण करके ले लिया वो 1962 में, इतना एरिया 37,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया ले लिया 1962 में। किस पर, इस तिब्बत के अधिकार के अनुसार। उस समय नेहरू जी थे, मैंने नेहरू जी ने ही हिंदी चीनी भाई भाई किए थे और भाई भाई कह के वो उतना एरिया ले लिया। उसके बाद संसद में फिर विपक्षी दल था, वो लोकसभा में हंगामा कर दिया कि भाई तुम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और तुम क्या कर दिए, देश का इतना बड़ा हिस्सा दे दिए तुम, पाकिस्तान मतलब दे दिया चीन को। तो नेहरू जी का वक्तव्य है लोकसभा में, उन्होंने बोला कि लद्दाख एक मरुस्थल भाग है, उसका कोई सामरिक महत्व नहीं है और उसके लिए हम युद्ध करेंगे, मतलब ये बेकार काम है। तो मरुस्थलीय है, वो घास भी नहीं उगता है और इसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया कि भाई जाओ, कोई विवाद नहीं है, तुम ले जाओ इसको। ये तो हो गया 1949 में। जब देश बटा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेवारी थी कि उस समय भारत में 563 रियासत था। कितने थे, 563 रियासत का मतलब छोटा छोटा राजा। उस समय देश तो एक था नहीं कि पूरा भारत एक देश है भाई, अभी जैसे देश है वैसे देश नहीं था, छोटा राजा, यहाँ का अलग राजा, यहाँ का राजा, इस तरह से करके पूरे इंडिया में कितने थे, 563। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेवारी दी गई कि आपका काम है कि इस 563 रियासत के साथ आप क्या करें, समझौता करें, हस्ताक्षर करवाएं कि ये सब मिलके भारत देश में शामिल हो, सब मिलके क्या करेंगे, एक देश बनाएंगे। आपकी स्वतंत्रता आपके पास रहेगी, केवल आपकी विदेश की जो नीति है और जो भी 2-3 समझौता है, सैन्य नीति और विदेश नीति, वो कौन संभालेगा, केंद्र संभालेगा और राजा के राजा आप बने रहेंगे। तो ये 563 रियासत में 560 रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला लिए। इसमें भी एक लोचा था, 563 रियासत में 562 रियासत की जिम्मेवारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये किसको दी गई, सरदार जी को, और एक रियासत की जिम्मेवारी लिया नेहरू जी ने, और एक ये रियासत था ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी क्या दिए थे, नेहरू जी ने लिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि जम्मू का मामला हम देखेंगे, इसके अलावा जितना मामला है देश का वो आप देखो। मैंने 562 को कौन देख रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। एक को नेहरू जी देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि यहाँ का एक मुख्यमंत्री था उस समय, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। इसका नाम था शेख अब्दुल्ला। यही शेख अब्दुल्ला का बेटा अभी है फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला का बेटा है उमर अब्दुल्ला। नाम सुने हो, अभी भी आता है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। इसी का पोता है उमर अब्दुल्ला और बेटा है फारूक अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू ये भारत दोनों क्या थे, मित्र थे। शेख अब्दुल्ला का मित्र था मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान गया देश बंटवा के। किसके नाम पे, धर्म के नाम पे। देश किसके नाम पे बटा था 1947 में, कोई और रीजन था क्या,
नहीं रीजन था। क्या रीजन था? एक ही रीजन था। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किया गया था। पाकिस्तान धर्म इस्लाम धर्म के नाम पे, बांग्लादेश इस्लाम धर्म के नाम पे। तो शेख अब्दुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना ये तीनों का एक गुट था। तीनों क्या थे? बिल्कुल घनिष्ठ मित्र थे। तो शेख मोहम्मद अली जिन्ना बन गया यहाँ का राष्ट्रपति। शेख अब्दुल्ला यहाँ का मेन बनना चाह रहा था, जम्मू कश्मीर का। इसमें देखो 562 रियासत की पहले कहानी सुन लेते हैं। इसमें से 560 तो मिल गया आराम से, 560 रियासत भारत में आ गया, हस्ताक्षर कर दिया उस पर कि भाई हम भारत में शामिल हैं। 2 रियासत नखरे कर रहा था, नखरे तो 3 कर रहा था, इसको नेहरू को ये जम्मू कश्मीर वाला हटा दो। इसके अलावा कितना बचा? तो एक यहाँ था हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम, और एक यहाँ गुजरात में था जूनागढ़। 2 था। एक कौन सा था? जूनागढ़ नहीं मिलना चाह रहा था। जूनागढ़ किस में मिलना चाह रहा था? पाकिस्तान में। और ये जो हैदराबाद का जो निजाम है ये भी मिलना चाह रहा था किस में? बांग्लादेश या पाकिस्तान में। ये दोनों भारत में नहीं मिलना चाह रहा था। अब क्यों मिलाना था इसको, ये भी ध्यान रखो। जो देश आज़ाद हुआ था वो आज़ाद हुआ था माउंटबेटन योजना पर। किस पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना में 3 कंडीशन था। जितने भी रियासत थे उसके पास कितना ऑप्शन दिया गया? 3। या तो आप पाकिस्तान में मिलो, या तो आप भारत में मिलो, या तो आप आज़ाद रहो। मतलब दोनों फ्री रहो, ना तो भारत में जाना चाह रहे हो, ना ही पाकिस्तान में जाना चाह रहे हो, तो खुद को आज़ाद रह सकते हो, देश बना सकते हो अपना। तो 562 में 2 रियासत, 560 मिल गया। हैदराबाद नहीं मिलना चाह रहा था, तो इसका कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि ये बीचों बीच था केंद्र में। ये मान लो इधर रहता या इधर रहता, बॉर्डर लाइन में तो मिल भी सकता था, तो ये बीच से कैसे मिल सकता था? तो नहीं मिला। तो इसमें ये मान नहीं रहे थे निजाम जी यहाँ के, वो जबरदस्ती जाके मैंने नेहरू जी को धमकी देता, नेहरू जी उसको शांत कर दे, लेकिन जाकर धमकी दे दिए किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दिल्ली में, कि हम आपको देख लेंगे, आप उधर घुसिए तो पहले। तो बोले कि भाई तुम बीच में हो, तुम क्या ही करोगे? तो इसमें पुलिस कार्रवाई की मतलब क्या है? पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है जानते ही हो। पुलिस हार माला लेके तो जाता नहीं है। पुलिस की कार्रवाई का मतलब लाठी डंडा से पीटा गया उनको, निजाम जी को, और प्रेम से आराम से मिल गए। तो पूछेगा हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? तो हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? पुलिस कार्रवाई से। पुलिस कार्रवाई को अच्छे से तुम लोग जानते हो कि कैसी होती है। बचा कौन? जूनागढ़। जूनागढ़ में कंडीशन उल्टा था। जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, और जो राजा थे वो मुसलमान थे। तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि भाई यहाँ हम जनमत संग्रह कराएंगे, कि जो जनता वोटिंग करेगी जिसके पक्ष में उसको दिया जाएगा। तो जनता हिंदू थी तो किस में वोटिंग करेगी? भारत में मिलने के लिए। राजा जी क्या थे? मुसलमान थे। उनके बारे में लिखा गया है कि उनकी 3 बीवी थी और 1 कुत्ता था। तो जब जनमत संग्रह में जब वोटिंग का काउंटिंग हुआ, तो जब जनता वोटिंग प्लस में आने लगा कि भारत के पक्ष में, तो तीनों बीवी को यहीं छोड़ गए और कुत्ता लेके भाग गए थे हवाई जहाज से। उनका सबसे प्रिय क्या था? कुत्ता था। तो 3 पत्नी उनकी यहीं है, यहीं वो मरी है, कब्र भी उनका यहीं है। और वो जो भाई साहब थे वो कुत्ता लेके चले गए थे पाकिस्तान, और बीवी को यहीं छोड़ गए। जूनागढ़ भी किस में आ गया? अब जो नेहरू जी वाला मामला था, कहाँ वाला? तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ना ना ना, यहाँ ना होगा काउंटिंग वाला, जनमत संग्रह जम्मू में नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा हरि सिंह हिंदू और जनसंख्या मुसलमान। तो बोले कि ना, ये जनमत संग्रह वाला जो था ना वो केवल यहीं के लिए था, जूनागढ़ के लिए। यहाँ जनमत संग्रह नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की जनसंख्या क्या है? मुस्लिम है। जनमत संग्रह कराएंगे तो किस में जाएगा? पाकिस्तान। बोले कि ये ऑप्शन यहाँ नहीं है। और ये जिम्मेवारी किसके पास थी? नेहरू के पास। वल्लभ भाई पटेल तो लिए ही नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल के पास यदि होता तो ये पूरा किस में होता? भारत में कुछ भी नहीं जाता, 1 इंच भी। जिम्मेवारी किसकी थी? नेहरू की। दोस्त इनका कौन? शेख अब्दुल्ला। राजा यहाँ का कौन? हरि सिंह। अब हरि सिंह के रहते हुए शेख अब्दुल्ला मेन कैसे बन सकता था यहाँ का? बनता तो हरि सिंह बनता ना, शेख अब्दुल्ला नहीं बनता। तो यहाँ का मामला फंसा रह गया। फिर क्या हुआ? ये शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि जब भारत पुलिस कार्रवाई कर सकता है हैदराबाद में, तो तुम क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर सकते हो जम्मू कश्मीर में? क्योंकि हरि सिंह तो मिल नहीं रहा है भारत में।
हरि सिंह इसलिए नहीं मिल रहा था कि नेहरू हरि सिंह को बोल रहे थे कि यहाँ का मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, शेख अब्दुल्ला को। नेहरू जी की इसमें दो सोच पता चलती है, या तो ये चाह रहे थे कि भाई यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या है तो कोई मुस्लिम ही मेन बन जाए, जिससे जो उस समय का दंगा हो रहा है उसका प्रभाव कम पड़े। इसका सकारात्मक सोच ये था, और नकारात्मक ये था, बनाने वाले बनाते हैं कि दोनों दोस्त थे, शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोनों दोस्त थे। तो सकारात्मक ये सही भी था एक तरह से कि भाई मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ दंगा क्या होता, ज़्यादा हो जाता यदि राजा किसी को हिंदू को बना देते तो यहाँ का मामला फंस गया। फिर इधर से जैसे यहाँ पुलिस कार्रवाई किया था, उसी तरह यहाँ से जो यहाँ का सिपाही है ये सिविल ड्रेस में बताया जाता है कि लुंगी गंजी पहनकर और हथियार लेके घुस गया, बंदूक लेके, किसमें, जम्मू कश्मीर में, और ये वाला हिस्सा इतना कब्जा कर लिया। अब हरि सिंह के पास ऑप्शन आया, नेहरू जी और ये दोनों विवाद हो गया इन दोनों में, बोले कि तुम क्या चाह रहे हो कि पूरा ये हैदराबाद की तरह इधर चला जाए। तो फिर नेहरू हरि सिंह इस पर सिग्नेचर करते हैं भारत के कि भाई हम भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ भारतीय सेना गई। नेहरू जी बोल रहे थे कि भाई भारतीय सेना को आगे बढ़ने दो, उस समय सेना जीत रही थी भारत की सेना उस समय जीत रही थी, बहुत आगे तक भी निकल गया था, ये तो कब्जा बहुत तक था यहाँ तक, लेकिन भारतीय सेना 2 ही दिन में क्या किया, पीछे तक बहुत ठेल दिया था, पीछे तक पहुँचा दिया था। फिर नेहरू जी उस मामला को यूएनओ लेके चले गए। मतलब नेहरू जी को ये लगा कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना हमसे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। उसका मन था कि ये आधा हम किसको दे दें, पाकिस्तान को, और आधा हम रख लेते हैं, मैंने दोनों दोस्ती भी बनी रहेगी, आधा आधा इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसीलिए ये मामला ले गए कहाँ पे, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ का उस समय जन्म ही हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, 1945 में, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब होता है ना कि गांव में बस पहली बार थाना खुला ही है, उसमें पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं हुआ है अभी, नहीं उसका कोई हैसियत है। यूएनओ में पहला मामला जो गया था वो कश्मीर मुद्दा गया था, ये ध्यान रखिएगा। यूएनओ में पहला मुद्दा कौन सा गया था, और लेके कौन से गए थे, नेहरू जी। और ऐसा पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है, पूरे विश्व के इतिहास में, कि जो देश जीत रहा है वो अपना मामला यूएनओ में ले जाए। अब तक जब से यूएनओ बना तब से लेके आज तक जो देश हारता है ना, जो कमजोर होता है, वो अपना कहाँ लेके जाता है, यूएनओ में, कि भाई पड़ोसी हमारा मजबूत है, हमको मार रहा है, तुम बचाओ। भारत क्या किया, उस समय जीत रहा था, भारत पाकिस्तान से मजबूत था, और तब ये मामला ले गया कहाँ पे, यूएनओ में। अभी 3-4 दिन पहले हुआ है ना लोकसभा में, बोला था कि नेहरू की ये बहुत भयंकर गलती थी, जो पूरा विश्व में उस समय के न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ये नेहरू क्या कर रहा है। जब तुम जीत रहे हो तो यहाँ तक जीत जाते, उसके बाद मामला कहाँ ले जाते, यूएनओ में। युद्ध उस समय नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था कि उस समय थल सेना अध्यक्ष अंग्रेज था, भारत का भी और पाकिस्तान का भी थल सेना अध्यक्ष क्या था, अंग्रेज था। उस समय देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन थल सेना अध्यक्ष होता है ना, सेना अध्यक्ष यहाँ का भी अंग्रेज और यहाँ का भी अंग्रेज, तो दोनों में युद्ध तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों का क्या था, अंग्रेज है, तो अंग्रेज आपस में तो लड़ेंगे नहीं। यहाँ का भी सेना अध्यक्ष अंग्रेज और यहाँ का भी अंग्रेज, केवल ये भारत पाकिस्तान की जो लोकल आर्मी थी ये आपस में लड़ रही थी, तो ये यहाँ तक आराम से जीत जाता, लेकिन यहाँ तक नहीं जीता। पीओ के मामला क्या हो गया, वहीं पे फंस गया। फिर आगे चल के क्या हुआ, यूएनओ में मामला गया, यहाँ का जो राष्ट्रपति था, मेन जो था गवर्नर जनरल, वो माउंटबेटन था। ब्रिटेन उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, जब आज़ाद हुआ था ना, उस समय ब्रिटेन की हैसियत बहुत ज़्यादा थी। अब अमेरिका रूस हो गया है, उस समय ब्रिटेन ही ज़्यादा था। तो यहाँ जब यहाँ का राष्ट्रपति माउंटबेटन, थल सेना अध्यक्ष अंग्रेज, वायुसेना अध्यक्ष अंग्रेज, नौसेना अध्यक्ष अंग्रेज, सब कुछ अंग्रेज का है, फिर भी आप इस मामला को यूएनओ क्यों ले गए, क्या रीजन था ले जाने का? आप हार रहे थे, नहीं हार रहे थे, आपको कोई वैश्विक दबाव था, कोई दबाव नहीं था, युद्ध की संभावना थी, कोई युद्ध की संभावना नहीं थी, क्योंकि तीनों अध्यक्ष क्या है, अंग्रेज। यहाँ का राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल का मतलब क्या, राष्ट्रपति, वो भी क्या, अंग्रेज। केवल आपको डिसीजन देना भी नहीं था, बस चुप रहना था 2-3 दिन, मुंह बंद करके घर में बैठे रहते,
और यहाँ सेना क्या करती है, इसको जीत जाती, ले लेते पीओ के, उसके बाद आपको जो करना था कर लेते। यदि मामला ले भी जाना था तो कौन ले जाता, जो माउंटबेटन था वो ले जाता ना भाई यूएनओ में, कि भाई विवादित ढांचा है, माउंटबेटन चुप है, नेहरू जी ले गए उसको, क्या मतलब बन रहा है उसका। उस समय से जो यूएनओ में पहला केस गया कश्मीर मुद्दा, वही आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब उसका अस्तित्व सोच लो क्या ही है। यूएनओ का में जो पहला केस गया ना, यूएनओ का गठन क्या हुआ, क्यों हुआ था, कि कोई कमजोर देश है, उसको शक्तिशाली देश दबा रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा यूएनओ। जैसे अभी इजराइल मार रहा है किसको, हमास को मार रहा है ना, तो उसमें यूएनओ क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, इजराइल को बोल रहा है कि तुम रुको रुको रुको। इजराइल बोल रहा है भाई हम कब उस पर आक्रमण कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना, लेकिन हम आराम से सोए हुए थे, इधर से 1500 मिसाइल दाग दिया, तब आप यूएनओ क्यों नहीं खड़ा हुआ। 1500 मिसाइल दागा ना, कहाँ से दागा, फिलिस्तीन से। तो इजराइल का कहना है कि हम आगे से उसको तो नहीं परेशान कर रहे हैं ना, परेशान कौन किया हमको, उधर से किया, 1500 मिसाइल क्यों दागा हमको बताओ। फिर यूएनओ को बोल रहा है कि भाई फिलिस्तीन में जो आम नागरिक है वो मर रहे हैं, तो इजराइल बोल रहा है कि हमारे यहाँ भी आम नागरिक मरे हैं। जो मिसाइल हमला हुआ है वो हमारे ऊपर थोड़ी, सेना के ऊपर थोड़ी किया गया है, शहर पर किया है, शहर पर किया है तो वहाँ भी आम नागरिक मरा है। तो जब आम आम नागरिक को मारे हो, उसी का हम परिणाम में इसको मार रहे हैं। अब वहाँ से हम आम नागरिक को बोले हैं कि भाई तुम 3 दिन का समय दिया था, 48 घंटा का, वो एक एरिया बताया था जहाँ से अटैक हुआ था, कि उस एरिया से तुम कहाँ हट जाओ, पीछे की ओर आओ और फिर बाद में जाना। तो हम इतना कर सकते हैं कि 48 घंटे के लिए रोक सकते हैं आम नागरिक को वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं जो हम पर क्या किया है, अटैक किया है। अब इजराइल जो देश ही बस केवल इसीलिए बना हुआ है कि उसका पूरे वर्ल्ड में उतना ही देश है जो उस धर्म के लिए सुरक्षित है। और कौन सा यहूदी होता है ना वहाँ पे, कौन सा, यहूदी। यहूदी विश्व के कहीं भी हो, इस धर्म की यही ये है कि वो, जैसे हम चाहें कि यहूदी बन जाए तो नहीं बन सकते हैं, उसका एक कानून है कि जो यहूदी का बेटा है ना वही क्या रहेगा, यहूदी रहेगा। दूसरा, विश्व के किसी भी देश में यदि यहूदी है वो इजराइल का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसका जन्म अमेरिका में हुआ है, भारत में हुआ है, रूस में हुआ है, अर्जेंटीना में हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि वो यहूदी है तो वो किसका नागरिक है, इजराइल का नागरिक, अपने आप उसको मान्यता दे देता है इजराइल का नागरिक है ये। मतलब वो कहीं विश्व में यदि नहीं रहेगा तो कहाँ आकर रह सकता है, इजराइल में आकर रह सकता है, उसको कोई मैंने वीज़ा वूजा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से यूएनओ में जो पहला मामला गया था कश्मीर मुद्दा, वही आज क्या है, उसी वही आज फैसला नहीं हो गया, कब से लेकर 1947 से। 45 में तो यूएनओ की स्थापना हुई थी ना, ये मामला कब गया था, 1947 में। तो 1947 से आज तक नहीं है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को क्यों हंसते हैं कि यहाँ मामला तारीख पर तारीख दिया जाता है। तो ये जो हिस्सा है ध्यान रखिएगा, ये आपका किस में चला गया, पीओ के, पाकिस्तान में। तो अब जो इंदिरा पॉइंट है, अब ये भारत में है या पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु वर्तमान में भारत में नहीं है, वर्तमान में कहाँ है ये, पाकिस्तान का मतलब कौन सा, पीओके में है, इसीलिए लिखवाया हूँ, क्या लिखवाया हूँ, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल पीओके लद्दाख में है, इसी में लिखिए। वर्तमान में यह है, इसी में लिखो, वर्तमान में यह भारत में नहीं है, वर्तमान में यह भारत में नहीं है, पीओके पाकिस्तान में है, वर्तमान में नहीं है, पीओके पाकिस्तान में है। पीओके पाकिस्तान में है, इसमें लिखिएगा। यह है काराकोरम श्रेणी, हाँ इसी में, यह काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे हम लोग आगे, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, इंदिरा कॉल किसके नाम पे पड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1947 में थी क्या
इंदिरा गांधी उस समय थी? नहीं थी। ये 1912 में इसका नामकरण किया गया था। कब? जो उस पॉइंट है सबसे ऊंचा पॉइंट, इसका नामकरण कब किया? 1912 में। और किसने किया था? वुल्क वर्कमैन ने। इस अंग्रेज का नाम क्या था? वुल्क वर्कमैन। इसने इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं, बल्कि लक्ष्मी का एक रूप है क्या, इंदिरा, उसके नाम पर रखा था इंदिरा पॉइंट। देख लो। इसका नामकरण 1912 में वुल्क वर्कमैन ने किया था। इसका नामकरण 1912 में वुल्क वर्कमैन ने किया था। वुल्क वर्कमैन ने किया था। वुल्क वर्कमैन ने किया था। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया किसकी बात? इंदिरा पॉइंट। ये अपना जो नक्शा है ध्यान रखिएगा, ये इस तरह का नहीं है, यहाँ पे है, यहीं तक भारत है, और इधर यहाँ तक। ये कहाँ गया? अक्साई चीन। और यह क्या कहलाता है? पीओके। तो इंदिरा पॉइंट वर्तमान भारत में नहीं है। कहाँ चला गया? पीओके में। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु। कन्याकुमारी। मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है। तमिलनाडु। ब्रैकेट में राज्य का नाम लिखिए, तमिलनाडु। फिर उसके आगे लिखिए 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। देख के लिख लो यहाँ से। हाँ, इसी में पॉइंट कितना डिग्री पर है? 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु। अगला, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। तीनों नाम लिखो, एक के नीचे एक। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, तीनों नाम हैं। पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। नीचे लिखिए ग्रेट निकोबार द्वीप पर पिगमिलियन पॉइंट, उसके नीचे लिखो। नीचे का मतलब उसी के आगे, अलग नहीं। ये तीनों कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार द्वीप पर पिगमिलियन पॉइंट। जैसे क्या लिख लोगे? कहाँ पे है ये? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। उसके नीचे डिग्री कितना है? 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6:45 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नीचे लिखिए भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु। तीनों नाम लिख लो। पश्चिमी बिंदु डैश देकर तीनों नाम लिखिए और डिग्री लिखिए। पश्चिमी बिंदु, 3 नाम है, कौन कौन सा बताओ? सरक्रिक पॉइंट, गुहार मोती और गौर माता पॉइंट। तीनों नाम लिख लो, फिर डिग्री लिख लो और फिर गुजरात लिख लो। पश्चिमी, पश्चिमी भारत की सबसे
पश्चिमी बिंदु बोल रहा हूँ ना, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु, सरक्रिक पॉइंट, गुहार मोती और गौर माता। सरक्रिक पॉइंट, गुहार मोती और गौर माता पॉइंट। क्या नहीं, राजतंत्र था लेकिन वो खत्म हो गया ना। राजतंत्र का मतलब हुआ राजा और उसकी प्रजा, जो राजा बोला वो कानून है। तो जो 563 रियासत थी वो एक प्रकार का क्या था, छोटे छोटे राजतंत्र ही थे। राजा था मतलब 563 जो रियासत बोला हूँ क्या था, राजा था। लेकिन इस देश में कितना राजा थे, 563 रियासत थे, मतलब 563 राजा था। और उन सब को मिला के क्या बनाया, भारत देश बनाया था। तो राजतंत्र भी था उस समय बहुत जगह पे। और देश की दृष्टि से देखोगे तो विधानसभा और इसका लोकसभा का निर्माण हो चुका था 1935 के अधिनियम के तहत ही। ठीक है, तो राजतंत्र भी था और लोकतंत्र भी था। लेकिन पूरा वैश्विक मतलब वैश्विक पूरे देश में लोकतंत्र कब हुआ, जब प्रथम बार चुनाव हुआ था। लिखो, भारत की पश्चिमी बिंदु लिख लिए। कितना डिग्री है, 68 डिग्री और 7 मिनट। किस राज्य में है, गुजरात में। गुजरात में, राज्य का नाम लिखो गुजरात, तीनों के आगे, गुजरात में, गुजरात में है। चलो नेक्स्ट लिखो, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, जैसे देखकर लिखिए, वालांगू पॉइंट या किबिथू पॉइंट लिखा हुआ है। वालांगू, वालांगू पॉइंट। दूसरा नाम इसका है किबिथू पॉइंट। उसके नीचे लिख लो अरुणाचल प्रदेश। दोनों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और डिग्री लिख लीजिए 97 डिग्री 25, अरुणाचल प्रदेश में। और डिग्री लिख लो 97, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर। पूर्वी लिख लो बस सीधे, पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, नीचे लिखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार। उत्तर से दक्षिण विस्तार मतलब किसका, हम लोग भारत का लिख रहे हैं। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, 3214 लिखा हुआ है बोर्ड पे सब। नेक्स्ट लिखो पूरब से पश्चिम विस्तार। 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताना। शाबाश, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में पूछेगा तो बताओ। अरे वर्ग किलोमीटर में है तो वर्ग मील में कितना होगा,
देखो फंस गए ना अभी। 12,69,219 वर्ग मील, दोनों में ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल संविधान लिखा हुआ है कि किलोमीटर में ही पूछेगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 12,69,219 वर्ग मील। वर्ग मील 219 वर्ग मील। ठीक है, जैसे 3287 याद किए उसी तरह से ये भी याद रखना। 12,69,219 वर्ग मील, ये मील में हो गया और ये किलोमीटर में हो गया। नीचे लिखो, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। चलो एक अच्छी जानकारी देता हूं तुम लोग को। भारत कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है? एकदम एग्जैक्ट इतना ही। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना है? 2.42। और कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है? उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, अपना पड़ोसी है झारखंड। झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42, एकदम एग्जैक्ट उतना ही है। जितना विश्व का भारत है उतना ही भारत का झारखंड, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। चलो आगे लिखो, विश्व के कुल क्षेत्रफल का नीचे लिखिएगा। भारत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का विश्व लिखे हो, अब लिखो भारत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का। भारत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 0.57, 0.57% है। 0.57% है। भारत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 0.57% है। ठीक, अब इस दोनों में अंतर क्या है? विश्व और पृथ्वी में बोलो, दोनों एक ही अलग अलग है? क्या अलग अलग है? अरे तो पृथ्वी और विश्व में क्या अंतर है, ये पूछ रहा हूं मैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है ये बताइए पहले। पृथ्वी का क्षेत्रफल ध्यान रखना, बता देता हूं कितना है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंदी में लिख देता हूं, इस तरह से बनाना है, रुक जाओ अभी लिखो मत। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये हो गया आपका पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, जिस पृथ्वी में महाद्वीप भी है और महासागर भी है। दो ही भाग है ना, संपूर्ण पृथ्वी में जलीय भाग है या फिर स्थलीय भाग है। इसमें दो भाग कर दो, एक में आपका क्या आएगा? स्थल, और दूसरा में क्या आएगा? जल। तो ज्यादा क्या है, जलीय या स्थलीय? जलीय स्थलीय। तो पहले लिखिए, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में जलीय भाग कितना प्रतिशत है? कुल प्रतिशत का कितना प्रतिशत भाग जल है? 70 नहीं, 70.8%। इसको बुक में मिल जाएगा कितना प्रतिशत? 71, मतलब 70.8 है। और जो स्थल है, स्थल कितना हो जाएगा? 29.2। स्थलीय भाग, स्थलीय भाग ये कितना है? 29.2%। ये तो हो गया प्रतिशत में। किलोमीटर में, किलोमीटर में देखिएगा तो ये है 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर
स्क्वायर, और ये है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब भारत जो है इस पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 0.57, और विश्व का मतलब कुल स्थलीय भाग, इसका कितना है? 2.42%। ये दोनों में अंतर है, समझ गए? विश्व के कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो कितना बताओगे? 2.42, और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो 0.7। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़। 51 करोड़ में 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पानी है। ये प्रतिशत में कितना है? 70.8। स्थल कितना है? केवल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर में स्थल है और 36 में पानी है। अब ये कितना प्रतिशत है? 29.2। अब इसका भारत कितना है? 2.42, और इसका कितना है? 0.57। अब इसको इसी तरह से बना लो। पृथ्वी का क्षेत्रफल लिख लो, उधर जलीय भाग, स्थलीय भाग, प्रतिशत में और वर्ग किलोमीटर। किसकी तैयारी करने के लिए आए हो तुम लोग? अरे किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? बीपीएससी का? यही ना? या फिर बिहार दरोगा का? कोई ऐसा है जो सिपाही ग्रेड में है, मतलब सिपाही उपाही की तैयारी करने के लिए यहाँ बैठा हो? बिहार पुलिस की? बिहार पुलिस वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा डोज। जो पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल का? थोड़ा बीपीएससी प्री लेवल का। बिहार पुलिस या कोई एसएससी जीडी वीडी है, उसमें इतना डीपली नहीं घुसता है। उसमें ऊपर ऊपर से पूछ लेगा कि भाई भारत कितना परसेंट है, उत्तरी बिंदु बताओ, दक्षिणी बिंदु बताओ, ये सब। चले आगे। नेक्स्ट लिखना, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका विश्व में? रूस। रूस के बाद ध्यान रखिएगा आता है अंटार्कटिक। रूस के बाद कौन सा आएगा? अंटार्कटिक। ये रूस से छोटा है, बड़ा नहीं है। रूस से क्या है? ये छोटा है। फिर इस अंटार्कटिक के बाद आता है कनाडा। तो यदि देश की बात करोगे तो रूस के बाद कौन सा दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है? कनाडा। लेकिन बीच में एक और महाद्वीप है, अंटार्कटिक। तो यदि अंटार्कटिक ऑप्शन में दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये रूस से छोटा है और कनाडा से बड़ा है। फिर कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूएसए, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील, पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा अपना भारत।
ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा देश है? भारत। कितने नंबर पे आएगा ये? 7वें नंबर पे। और अंटार्कटिक को शामिल कर लेंगे तब 8वें नंबर पे। भारत। भारत के बाद आएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आता है कजाकिस्तान। अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान। और फिर कजाकिस्तान के बाद आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया। 10 तक लिख लो कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कॉन्टिनेंट है ना, हम लोग कंट्री की बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। तो महाद्वीप में जो 7 ही महाद्वीप गिनती करोगे ना, एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिक, छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो आप जो बोल रहे हो कॉन्टिनेंट बता रहे हैं ना, कॉन्टिनेंट में 7 ही तो महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए उसको सबसे स्मॉलेस्ट कहा गया है। देश की बात करेंगे, देश में कितने नंबर पे आएगा? 6ठे नंबर पे, मतलब भारत से बड़ा है। महाद्वीप में सबसे छोटा है। अब देश कितना है? 193। वर्ल्ड में यूएनओ द्वारा मान्यता प्राप्त देश कितना है? 193। तो उस 193 देशों में ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे आता है? 6ठे पे। और महाद्वीप में आता है 7वें में। सबसे छोटा महाद्वीप में, सबसे छोटा महाद्वीप है। आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ, क्षेत्रफल से बड़ा है, देश में बड़ा है भारत से, महाद्वीप में सबसे छोटा है। समझ गए कि और एग्जाम्पल से समझाएं? सो बताऊं, और भी है। आ गया समझ में? महाद्वीप में गिनती करेंगे तब सबसे छोटा आएगा, महाद्वीप में सबसे छोटा है। और यदि देशों में कहेंगे तो भारत से बड़ा है। भारत एक महाद्वीप नहीं है ना, भारत क्या है? देश है, केवल एशिया महाद्वीप का एक देश है। और ऑस्ट्रेलिया की गिनती किस में हो रही है? पूरे महाद्वीप में। तो महाद्वीप केवल 7 ही हैं। उन 7 महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। लिखवा देंगे अभी इसको। महाद्वीपों का क्रम जनसंख्या और किससे? क्षेत्रफल से। पहले देश लिख लीजिए। हो गया अल्जीरिया। नेक्स्ट लिखो, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देश। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों का अवरोही क्रम। जल्दी जल्दी लिखो, तो अब डाटा लिखना है थोड़ा 15 मिनट में। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, बड़ा से छोटा। विश्व के बड़े देशों का अवरोही क्रम। जनसंख्या में भारत कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे, अप्रैल में ही आ गया। कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। तो सबसे बड़ा भारत, उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। किधर है भारत से? दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बगल में भारत का ही पड़ोसी देश कौन सा? पाकिस्तान। इसके बाद देश आएगा कौन सा? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद फिर भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद रूस। रूस के बाद मैक्सिको। रूस के बाद मैक्सिको। मैक्सिको के बाद जापान। ये सीरियल नंबर से है, जनसंख्या में बड़े से छोटा। सबसे बड़ा भारत, उसके बाद चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, 6ठे नंबर पे ब्राज़ील, 7वें पे बांग्लादेश, 8वें पे नाइजीरिया, 9वें पे रूस, 10वें पे मैक्सिको और 11वें पे जापान।
जहाँ तक जिसकी क्षमता हो उस अनुसार से अपना याद कर लेना। ये तुम लोग के ऊपर निर्भर है कि भाई जहाँ तक याद हो सके, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 2 3 तक तो याद नहीं करना, क्योंकि यहाँ तक तो नॉर्मल सा है, सबको पता रहता है। जो अपनी कैपेसिटी दिखानी हो कहाँ से, 3 से लेकर 10 तक, जहाँ तक क्षमता है वहाँ तक याद कर लो। ये तो हो गया। चलो वो भी लिख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम, जब पूछ ही लिए हो तो लिख ही लो, क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम, पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। स्पीड में लिखो क्योंकि ये सब डाटा है, लिखवाना है बस, कुछ समझाना नहीं होता इसमें। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, फिर आपका होगा यूरोप, और फिर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो हम लोग अभी पढ़े थे 29.2% क्या है, स्थलखंड है ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, 29.2% स्थलखंड। उस स्थलखंड में इतने महाद्वीप हैं, टोटल कितना, 7। इस 7 महाद्वीप में सबसे छोटा आपका क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। देखो, हाँ हाँ, ओसेनिया महाद्वीप में, ठीक है। 4 नहीं देश है, लगभग उसमें 16 देश हैं, छोटे छोटे द्वीप से। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद है वनुवातु, टोंगो, तुवालू, किरिबाती, ये सब उसका देश है, छोटा छोटा द्वीपीय देश प्रशांत महासागर में। लेकिन सबसे बड़ा देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहा गया है। उसको बोलते हैं प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश। चलो ये तो हो गया किसमें, अभी जो लिखे हो किसमें लिखे हो, क्षेत्रफल में। अब महाद्वीप किसमें देखोगे, जनसंख्या में महाद्वीपों का क्रम। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, एशिया, और दूसरे नंबर पे सेम है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूरोप, और फिर उसके बाद सेम चलेगा। चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 5वें नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे ओसेनिया, या फिर सॉरी, ओसेनिया तो हो गया, अंटार्कटिक। हाँ, अवरोही क्रम ही है सब लिख में, जिसमें टोटल अवरोही क्रम ही चल रहे हैं हम लोग। ये जनसंख्या में सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा सबसे बड़ा, पांचवा, छठा और सातवां, ये महाद्वीपों का क्रम हो गया। और उसमें पानी भर रहा है, सुने हो, न्यूज़ देखे हो कि नहीं। जो इजराइल में जो वो था ना, गाजा फिलिस्तीन में जो सुरंग में रहता था, अब इजराइल अमेरिका मिलकर उस सुरंग में पानी डाल रहा है। जितना जी बेस जब बनाया हुआ था वो ज़मीन के अंदर था, तो अब उसमें क्या किया है, बहुत बड़ा मोटा पाइपलाइन लगा के पूरा सुरंग में ये पानी डाल रहा है। जो नीचे है वो निकलो, नहीं तो अपना नीचे ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा सब। पूरा बम जो भी था, हॉस्पिटल के नीचे अड्डा बनाए हुए था गोला बारूद का। हाँ, चूहा को। सांप को नहीं, चूहा को। गांव में चूहा को डालने के लिए, घर में तो क्या डालते हैं, चूहा निकालने के लिए पानी डालते हैं। बड़ा बड़ा इतना मोटा मोटा पाइप लगा के पानी के जहाज से उसमें डाल रहा है पानी, बोरिंग खोल के भर देगा 3 4 दिनों में। चलो आगे लिखो। ये तो हो गया विश्व की तुलना किससे, भारत से। अब भारत के अंदर, अंदर देखो, लिखो
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के, जनसंख्या नहीं बताएं, केवल क्षेत्रफल और जनसंख्या में बड़ा राज्य छोटा राज्य यही सब। नेक्स्ट लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ा राज्य बताइए। राजस्थान। जो तुम लोग पहले में ही गलती कर दी है। राजस्थान के बाद दूसरा लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। हेडिंग डाल लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। और लिख लो, पहला कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे चलोगे तो आएगा गुजरात, फिर गुजरात से आगे कर्नाटक, गुजरात से आगे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्रा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा से छोटा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से छोटा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ से छोटा तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से छोटा देखोगे तो आएगा तेलंगाना, तेलंगाना से छोटा है बिहार, बिहार से छोटा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से छोटा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से छोटा झारखंड, झारखंड से छोटा असम। यहीं तक लिखो बस, और बाकी नीचे से ले चलेंगे, बड़ा से छोटा लिखेंगे ना तब। 1 2 3 4 5 6 8 9, उसके बाद 10 11। बिहार कितने नंबर पे है? 12 13 14 15 और 16। लिख लो इसको। टाइम हो गया 54। हो गया? चलो आगे लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का आरोही क्रम। अब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा राज्य बताओ। गोवा। उससे बड़ा दूसरे नंबर पे। एक ही नंबर पे फंसे हो तुम लोग, बताओ कैसे पास होगा पेपर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का, हेडिंग डालो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का आरोही क्रम, छोटे राज्यों का आरोही क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का आरोही क्रम। सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा से बड़ा कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा, त्रिपुरा से बड़ा नागालैंड। कम से कम 5 6 तक याद रखा करो। नागालैंड से बड़ा मिजोरम, मिजोरम से बड़ा देखोगे तो मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर से आगे मेघालय, मेघालय से बड़ा केरल, केरल से ऊपर चलोगे, केरल से बड़ा आता है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के बगल में नेक्स्ट आएगा कौन सा? पंजाब,
फिर पंजाब से बड़ा उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से बड़ा हिमाचल, और हिमाचल से बड़ा फिर वही असम आपका। वहाँ पे कहाँ पे लास्ट किए थे? असम। यहाँ से भी कहाँ पहुँच गए? असम। देखो, अवरोही क्रम में सबसे छोटा एक, इससे बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पंजाब 10, उत्तराखंड 11, हिमाचल 12 और फिर 13 लास्ट में। ये असम वहाँ मिल गया दोनों। हो गया? लिख लिए? चलो, अब क्या लिखना है जनसंख्या में? 3 पॉइंट और लिखना है। एक, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ। लद्दाख। वो जितना जी था ना पहले वाला, अंडमान निकोबार दिल्ली सब चेंज हो गया है, कुछ भी नहीं है। जनसंख्या में भी बदल गया, क्षेत्रफल में भी बदल गया, परिवर्तन नहीं हुआ है। अंडमान निकोबार जम्मू कश्मीर काट के दो बना, जम्मू और लद्दाख। इधर दो अलग अलग था, दमन दीव अलग था, दादर नगर हवेली अलग था, ये दोनों मिलाकर एक बन गया। इसका क्षेत्रफल बढ़ नहीं गया। केंद्र शासित प्रदेश में सबका क्षेत्रफल क्या है? ऊपर नीचे हो गया है। चलो, ये तो हो गया आपका किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में बड़े राज्य थे ना, ये किसमें है आपका? क्षेत्रफल में छोटे राज्य। अब क्या लिखो? जनसंख्या में बड़े राज्यों का अवरोही क्रम, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। अब बताइए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कम महाराष्ट्र। अरे तुम लोग यहाँ गलती करोगे रे, बिहार में ही गलती करोगे। दूसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार है। चौथे नंबर पे बिहार के बाद बस पड़ोसी ही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे चलोगे तो आएगा मध्य प्रदेश। इसमें कम से कम 10 नंबर तक लिखना है, क्योंकि जनसंख्या का डाटा अब क्या होगा? चेंज हो जाएगा ना। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छोटा आता है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश से छोटा तमिलनाडु। तमिलनाडु से छोटा है राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान से छोटा है कर्नाटक। कर्नाटक से छोटा है गुजरात। 10 नंबर हो जाए तो गुजरात। गुजरात से छोटा है आंध्र प्रदेश। आंध्रा से छोटा है उड़ीसा। उड़ीसा से छोटा है तेलंगाना। तेलंगाना से छोटा है केरल। ते छोड़ो, केरल झारखंड छोड़ो। 10 तक ही लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हो गया, रहने दो। जल्दी लिखो इसको।
हो गया। नेक्स्ट लिखो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का आरोही क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का आरोही क्रम। अब बताओ सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम। उसके बाद गोवा। सिक्किम के बाद कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम के बाद तीसरे नंबर पे है अरुणाचल। अरुणाचल। अरुणाचल के बाद चौथे नंबर पे कौन सा है? गोवा। फिर उसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है मणिपुर। नागालैंड मणिपुर। फिर मणिपुर के बाद सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा हो गया, नागालैंड, मणिपुर, फिर मेघालय। मेघालय का नंबर है। मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद देखिएगा तो आएगा हिमाचल, और हिमाचल के बाद आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जम्मू था तो जम्मू विभाजित हो गया, छोड़ दो उसको। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, अब हेडिंग डालो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम। देखो सबसे बड़ा अभी केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख से छोटा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू। तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। चौथे नंबर पे आता है आपका दिल्ली। पांचवें नंबर पे आता है दादर एवं दमन दीव। ये एक स्टेप ऊपर आ गया है, पुदुचेरी से ऊपर हो गया है, ध्यान रखिएगा, दादर एवं दमन दीव। छठे नंबर पे है पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी। सातवें नंबर पे है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और आठवें नंबर पे है लक्षद्वीप। ये क्रम ध्यान रखना कैसे है, बड़ा से छोटा। हो गया। अब लिखो लास्ट। इसमें
जनसंख्या में, जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या, वही हेडिंग डालो। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम। यहाँ पे 1 नंबर पे आएगा आपका दिल्ली, दूसरे नंबर पे जम्मू, तीसरे नंबर पे पुदुचेरी, चौथे नंबर पे चंडीगढ़, 5वें नंबर पे दादर एवं दमन, दमन दीव। हाँ, अवरोही क्रम ही है। अवरोही मतलब ज़्यादा से कम। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका लद्दाख, और फिर आएगा लक्षद्वीप। यह है लक्षद्वीप। इतना बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल का हेडिंग डाल लो, लिख लो, उसके बाद कल वहीं से शुरू करेंगे। हो गया। कल के लिए हेडिंग डाल लो नेक्स्ट पेज पर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम। अगले पेज पे डालो, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम। ठीक है। इंडिया का मैप बना के ले आना कल, वहीं से शुरू करेंगे। खुद से बना के नेक्स्ट पेज पर